नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे टीकेडी एजुकेशन में। और ये हमारा आज का जो सेशन है प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है हमारा। यानी कि अब तक हम क्या है लगभग 4 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। ठीक है, मैंने पहले ही बताया था आपको डेली निरंतर आपको 25 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाएगी, जो कि रेलवे एग्ज़ाम्स या किसी भी वनडे एग्ज़ाम्स में जिसमें साइंस पूछी जाती है उसमें आप पूरे के पूरे करके आएंगे। यदि आपके एग्ज़ाम में 25 नंबर की साइंस आती है, यानी कि आप अगर ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, ग्रुप डी की अगर तैयारी कर रहे हो आप, तो उसमें हमारी साइंस 25 नंबर की आती है। यदि आप टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हो तो उसमें साइंस 40 नंबर की आती है। यदि आप एएलपी की तैयारी कर रहे हो तो उसमें साइंस 25 मार्क्स की आती। अगर आप एनटीपीसी की कर रहे हो, एनटीपीसी की, तो उसमें साइंस लगभग 25 प्लस की आती है, 25 प्लस की आती है। ठीक है, तो चाहे आप ग्रुप डी की कर रहे हो, और उसी प्रकार से आरपीएफ की कर रहे हो, आरपीएफ की अगर आप कर रहे हो तो उसमें साइंस 20 प्लस की आती है। कितने की आती है साथियों? साइंस 20 प्लस की आती है। तो ये इस प्रकार के साइंस का वेटेज है। अगर आप रेलवे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, मैं सीधी बात अगर ये कह देना चाहता हूँ, तो साइंस बहुत ज़रूरी है। तो मैं साइंस के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों के मिक्स क्वेश्चन होते हैं और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं सारे के सारे, और जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं रेलवे एग्जाम्स में उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मतलब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 1, तो ये क्वेश्चन नंबर भी पूछा गया है एग्जाम में 2018 ग्रुप डी में पूछा गया है। ग्रुप डी का ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड फ्लू यानी कि वर्ड फ्लू का कारण है? निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड फ्लू का कारण है? H5N1, H1N1 या जीका रेट्रो? तो आपको इनमें से पहचानना है, और जो आपको सही उत्तर लगता है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर जी इसका जो आंसर ये है। जिसे आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताओगे तो इस प्रकार से बताना, पहले का ए, दूसरे का बी, तीसरे का सी, इस प्रकार से आप मुझे बताने की कोशिश करना। और लास्ट में आप ये ज़रूर बताना, आप बीच में अगर कमेंट ना करके भी बता पाओ कोई नहीं चलेगा, लेकिन लास्ट में ज़रूर बताना। आप लास्ट में ये ज़रूर बताना कि सर जी मेरे 25 में से इतने आए, कितने आए? 22 आए। कितने आए भाई मेरे? 22 आए। कितने आए? 22 आए। तो ये बात ज़रूर आपको बतानी है। आपके जितने भी आए वो अलग मैटर करता है, लेकिन आप ये ज़रूर बताना कि आपके इतने मार्क्स आए। उससे मुझे भी आइडिया रहता है कि हाँ, जो हमारी ऑडियंस है, ये जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो कितना ऑब्टेन कर पा रहे हैं 25 में से। ठीक है नहीं, क्या मुझे अपना जो लेवल रहेगा प्रैक्टिस सेट का वो बढ़ाना चाहिए, हार्ड करना चाहिए, या इतना रहना चाहिए, या थोड़ा सा मीडियम मतलब स्लो आसान कर देना चाहिए? तो इस चीज़ों पे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो जो आने वाले टेस्ट होंगे अगर आप फीडबैक दोगे तो मैं उन पर कुछ विचार करूँगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मतलब क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं। तो इसका आंसर आपने बता दिया होगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा साथियों? इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए। हर कोई जानता है, ये बहुत इजी क्वेश्चन था और हर कोई जानता था। लेकिन अगर कोई नहीं जानता है तो मेरी बात को ध्यान से सुन लेगा। क्या सुन लेगा? एक होता है हमारे पास H1, क्या होता है? H1N1। क्या होता है? H1N1। एक होता है H5N1। क्या होता है? H5N1। इसको हम बोलते हैं स्वाइन फ्लू। क्या बोलते हैं? स्वाइन फ्लू। क्या बोलते हैं इसको? स्वाइन फ्लू। क्या बोलते हैं इसको? स्वाइन फ्लू। इसको बोलते हैं वर्ड फ्लू। क्या बोलते हैं इसको? वर्ड फ्लू। तो ये दो प्रकार की रोग हैं, वर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू। बर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू, ये दोनों ही बीमारियां वायरस से फैलती हैं। कैसे फैलती हैं दोनों ही बीमारियां? वायरस से फैलती हैं। किससे फैलती हैं साथियों ये दोनों बीमारियां? ये दोनों की दोनों वायरस से फैलती हैं। किससे? वायरस से। तो ये भी बात ध्यान रखेंगे, वायरस से फैलती हैं। लेकिन आप साथ साथ में एक चीज़ और ध्यान रखेंगे। क्या ध्यान रखेंगे? ये जो है ये स्वाइन फ्लू है ना, ये सुअर से फैलती है। क्या? सुअरों से। ठीक है, सुअरों किससे? सुअरों से फैलती है। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखेंगे, पूछ लेता है
सुअरों से फैलती है, सुअरों से ये फैलती है, यानी कि सुअरों में जो है स्वाइन फ्लू नामक बीमारी पाई जाती है। बात आती है बर्ड फ्लू, तो बर्ड के नाम से ही पता चल रहा होगा पक्षी, तो ये पक्षियों से किस में आती है, पक्षियों से मनुष्य में प्रवेश करती है, मनुष्य में, किसमें, मनुष्यों में ये प्रवेश करती है। ठीक है, तो आपने देखा होगा छोटी माता, बड़ी माता और क्या बोलते हैं हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, HIV एड्स, तो ये जितनी भी बीमारियां हैं, जर्मन खसरा हुई या रिवेला हुआ, ठीक है, तो बेरियोला, ये सारी की सारी जो है वायरस से, किससे, वायरस से फैलती हैं सारी की सारी बीमारियां। तो वायरस से, ये भी क्या है, H1N1 क्या है, स्वाइन फ्लू है, और H5N1 क्या है, बर्ड फ्लू है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। तो ये दोनों में कंफ्यूजन रहता है, तो दोनों मैंने आपको अच्छे से क्लियरली बता दिए, इनको आप ध्यान रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप स्टार लगा लेंगे और इंपॉर्टेंट लिख लेंगे और इसको अपनी कॉपी में नोट कर लेना। ठीक है, मुर्गियों में रिकेटस रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। साथियों, मुर्गियों में जो बीमारी होती है, ये रिकेटस नाम की जो बीमारी है मनुष्यों में भी होती है। रिकेटस का मतलब ये होता है कि हड्डियां इसमें क्या है, थोड़ी सी कमज़ोर हो जाती हैं और थोड़ी सी मुड़ने लगती हैं, लचीली हो जाती हैं, तो बीमारी क्या कहलाती है, हमारी रिकेटस कहलाती है। तो ये मुर्गियों में जो रिकेटस नाम की बीमारी है वो किस विटामिन की कमी से होती है, तो ध्यान रखेंगे ये है हमारा विटामिन डी। क्या है साथियों, विटामिन डी की कमी से ये बीमारी होती है। अगर आप किसी को नहीं पता है कि भाई आज तक नहीं पता था कि ये बीमारी विटामिन डी की कमी से होती थी या नहीं होती थी, तो मैं कुछ बीमारियां बता देता हूं जो विटामिन से रिलेटेड हैं और जो डायरेक्ट सीधी सीधी एग्जाम में आपके पूछी जाती हैं। आपने एक नाम सुना होगा, क्या नाम सुना होगा, KEDA। ठीक है, ये क्या बोलते हैं इसको, कीड़ा, ये क्या है भाई, कीड़ा। और एक इधर सुना होगा आपने B, C, यानी कि विटामिन बी और विटामिन सी। तो अब ये मैंने अलग अलग क्यों लिखे हैं, इसका मतलब ये है कि ये वाले जो है ना, ये वसा में घुलनशील है। किस में घुलनशील है, वसा में घुलनशील है। ठीक है, नहीं, तो ये बात ध्यान रखेंगे, वसा में ये घुलनशील है, किस में, वसा में घुलनशील है। और ये हमारे किस में है भाई, ये वाटर यानी कि जल में। ठीक है, तो जल में कौन घुलनशील है, विटामिन बी और विटामिन सी, और वसा में कौन से हैं हमारे, KEDA, कीड़ा, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। आप देख लेना, एक गिलास में आप वसा ले लीजिए और एक गिलास में आप जल ले लीजिए, उसमें आप कीड़ा डाल दीजिए। जब वसा वाले गिलास में आप कीड़ा डालोगे तो वो डूब जाएगा, आपको नहीं दिखेगा। और जब जल वाले जो बी और सी विटामिन है, तो इन अगर विटामिन को अगर आप जल में डालोगे तो ये क्या हो जाएंगे, नहीं डूबेंगे, आपको दिखते रहेंगे। ठीक है, तो ये था, ठीक है, याद करने की ट्रिक्स थी जो मैंने आपको बताई है। आप ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे, जो विटामिन के है ना, विटामिन के, इससे कौन सी बीमारी होती है, इससे क्या है, बीमारी ये होती है रक्त का थक्का नहीं जमता है, इससे ये बीमारी होती है। ठीक है, अगर हम बात करें रक्त के थक्के की बात करें, तो ये जो रक्त का थक्का है, इसमें कौन कौन सहायक होते हैं, नंबर पहला होता है विटामिन के, नंबर दूसरा होता है प्रोथ्रोम्बिन। क्या होता है भाई, प्रोटीन, ध्यान रखेंगे। नंबर तीसरा होता है फाइब्रोनोजन। क्या होता है, फाइब्रोनोजन, यानी कि जब रक्त का थक्का जमता है हमारे बॉडी का तो उसमें क्या है कि 3 चीजें सहायक होती हैं, विटामिन के, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन और फाइब्रोनोजन। ये दोनों के दोनों जो प्लाज्मा है, फाइब्रोनोजन और प्रोथ्रोम्बिन, ये प्लाज्मा है। तो 3 चीजें हमारी सहायक होती हैं। तो ये तो था हमारा विटामिन के से रिलेटेड जो भी रेलवे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही साथ आप ये भी ध्यान रखेंगे विटामिन ई, इससे क्या है, प्रजनन प्रक्रिया वो क्या हो जाती है, हमारी कम हो जाती है। प्रजनन प्रक्रिया कम हो जाती है, यानी कि हम कह सकते हैं कि बांझपन की समस्या
आ जाती है। जब आपके बॉडी में विटामिन ई की कमी हो जाती है तो क्या है, प्रजनन प्रक्रिया हमारी स्लो हो जाती है, और जब प्रजनन प्रक्रिया हमारी स्लो हो जाएंगी तो बाझपन जैसी समस्या हो जाती है, और ये प्रॉब्लम मेल और फीमेल दोनों में होती है। ठीक है, तो एक तो आप ये ध्यान रखेंगे, दूसरा ये ध्यान रखेंगे कि मोतियाबिंद, क्या ध्यान रखेंगे, मोतियाबिंद की भी समस्या आ जाती है, किससे, विटामिन ई की कमी से। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं विटामिन डी। तो विटामिन डी के बारे में ध्यान रखेंगे। विटामिन डी से हमारे कौन कौन से रोग होते हैं, तो ये हमारे थोड़े क्या है, इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा, सबसे पहला देखा होगा आपने रिकेटस, अभी हमने बताया भाई रिकेटस। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सूखा रोग। क्या बोलते हैं साथियों, सूखा रोग। नंबर दूसरा, आपने हड्डियों के अध्ययन क्यों बोलते हैं भाई, विटामिन डी हमारे क्या है भाई, सूर्य के प्रकाश से मिलता है, और आपने देखा कि विटामिन डी सूखा रोग यानी कि रिकेटस हड्डियों से संबंधित है। और जब हड्डियों की बात आ रही है तो हमारा क्या है, हड्डियों के अध्ययन क्या बोलते हैं, ऑस्टियोलॉजी है, नहीं आर्थियोलॉजी क्या होता है, हड्डियों के रोग के अध्ययन को बोलते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा ऑस्टोपोरोसिस। ठीक है, और एक आपने तो सुना होगा नोकनी डिसीज, और आपने सुना होगा बाउलेक्स। तो ध्यान रखेंगे, रिकेटस यानी कि सूखा रोग, और ऑस्टोपोरोसिस, और नोकनी डिसीज, और बाउलेक्स, ये चारों के चारों जो बीमारियां हैं, ये विटामिन डी की अगर आपके बॉडी में कमी हो रही है तो ये समस्याएं आपके क्या हो जाएंगी, पैदा हो जाती हैं। अगर हम बात करें विटामिन ए की, तो विटामिन ए के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता हो जाएगा। विटामिन ए, तो विटामिन ए से क्या होती है हमारी, रतौंधी। क्या होती है साथियों, रतौंधी जैसी समस्या है हमारी, रतौंधी जैसी समस्या विटामिन ए की कमी से हो जाती है। ये मान लो जेरेप्थेलेमिया, ठीक है, जेरेप्थेलेमिया। ये ध्यान रखेंगे। क्रेटोमलेशिया, क्या है भाई, क्रेटोमलेशिया। तो ये क्रेटोमलेशिया जो है, ये भी क्या है, विटामिन ए की कमी से होती है। या तो क्रेटोमलेशिया बोल दो, मतलब क्रेटोमलेशिया, या फिर जेरेप्थेलेमिया, या रतौंधी। ये तीनों की तीनों जो समस्याएं हैं, ये तीनों की तीनों जो बीमारियां हैं, ये विटामिन ए की कमी से होती हैं। हमारी बॉडी में अगर विटामिन ए की कमी है तो रतौंधी, जेरेप्थेलेमिया और क्रेटोमलेशिया जैसी समस्याएं हमारी बॉडी में हो जाती हैं। अगर विटामिन के की कमी है तो आपके बॉडी में रक्त का थक्का नहीं जमेगा, रक्त का थक्का तो क्या है, बॉडी में नहीं जमेगा। रक्त का थक्का का मतलब यह है कि अगर नॉर्मल व्यक्ति है तो एक 24-25 मिनट में क्या है, रक्त का थक्का जम जाता है, अगर व्यक्ति स्वस्थ है तो। अगर व्यक्ति स्वस्थ नहीं है, आनुवांशिकता से पीड़ित है, या मान लीजिए विटामिन के की कमी है, तो क्या है, रक्त का थक्का 24 घंटे जमने में लग जाते हैं, और खून बहुत बह जाता है, और मनुष्य की क्या है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो आई होप ये सारा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जल्दी से आप इस क्वेश्चन नंबर 3 का आप आंसर देंगे, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देंगे। थैलेसीमिया एक अनुवांशिक रोग है जिससे प्रभावी होता है, रक्त प्रभावित होता है, फेफड़े प्रभावित होते हैं, या यकृत यानी कि हार्ट प्रभावित होता है, या फिर गुर्दे यानी कि किडनी प्रभावित होता है। तो इसका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ठीक है, नहीं तो जल्दी से आप इसका आंसर बताइए। देखो ध्यान रखना, जब हमारे शरीर में आरबीसी का नाम सुना होगा, रेड ब्लड सेल्स यानी कि लाल रक्त कणिकाएं, जब हमारी बॉडी में लाल रक्त कणिकाओं की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, 2 प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। ठीक है, एक हमारी होती है, आपने नाम सुना होगा एनीमिया, ठीक है, क्या हो जाती है साथियों, एनीमिया। दूसरी होती है थैलेसीमिया। तो थैलेसीमिया जो बीमारी है, ये हमारी कब होती है, ये दोनों की दोनों जो समस्याएं हैं, इसमें क्या होता है, हमारा रक्त कम हो जाता है, यानी कि खून की कमी हो जाती है। खून की क्या हो जाती है, खून की
कमी हो जाती है। तो खून की कमी हो जाएगी, तो इसका मतलब ये है कि ये किसको प्रभावित कर रही है, रक्त को प्रभावित कर रही है। यानी कि जब हमारी बॉडी में आरबीसी की कमी होने लगती है, लाल रक्त कणिकाओं की कमी होने लगती है, तो एनीसीमिया और थैलेसीमिया नामक बीमारी हो जाती है। और इन बीमारियों का मतलब ये है, ये बीमारियां तब होती हैं जब हमारे शरीर में खून की कमी आ जाती है। क्या हो जाती है साथियों, खून की कमी आ जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रक्त यानी कि ब्लड। तो किसको प्रभावित करती है, ये ब्लड को प्रभावित करती है ये समस्या। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ये ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गरिमा द्वितीय क्या है साथियों, गरिमा, ये है गरिमा सेकंड, गरिमा सेकंड नाम है। आपको बताना है कि गरिमा जो सेकंड है इसका नाम है क्लोन्ड भैंस का है, या क्लोन्ड गाय का है, क्लोन्ड भेड़ का है, या बीटी टमाटर का है। आपको इनमें से 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आपको सही चुनना है। तो ये भी आपका क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने नाम सुना होगा, क्या नाम सुना होगा, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान और संस्थान। तो ये राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है, आपको पता होगा बहुत अच्छे से, करनाल। कहाँ पर भाई, करनाल। और करनाल कहाँ पड़ता है हमारा, हरियाणा में। तो ये करनाल हरियाणा में है। तो इसने क्या काम किया था, 2010 में गरिमा सेकंड नामक क्लोन बनाया था। गरिमा सेकंड क्या बनाया था, नामक क्लोन बनाया था। क्या बनाया था भाई, क्लोन बनाया था। क्या बनाया था, क्लोन बनाया था। तो ये क्या था, ये किसका था, ये भैंस का क्लोन था। ये क्या था, भैंस का क्लोन था। किसका था, भैंस का क्लोन था, भैंस का क्लोन था। तो किसका था भाई, ये भैंस का क्लोन था। कौन था भाई, गरिमा सेकंड। ये क्या था, ये गरिमा सेकंड जो है ये भैंस का एक क्लोन था। और इस क्लोन ने क्या काम किया था, 2013 में मादा बच्चे को जन्म दिया, मादा बच्चे को जन्म दिया। तो ये बात ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ने करनाल हरियाणा में 2010 में गरिमा सेकंड नाम का क्लोन विकसित किया। और वो जो क्लोन था वो किसका था, वो भैंस का था। किसका था, भैंस का था। तो उसने क्या है 2013 में मादा बच्चे को जन्म दिया। किसको दिया, मादा बच्चे को। तो वो क्लोन किसका था, भैंस का था। इसलिए क्या हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो जरूर बताना, मुझे लाइक करके जरूर बताना कि कितने लोगों का ये क्वेश्चन सही हुआ था। अगर कमेंट नहीं कर सकते हो तो लाइक तो कर ही सकते हो ना, कि हाँ सर मेरा ये क्वेश्चन सही हुआ था। ठीक है, तब भी मुझे चल जाएगा पता कि हाँ आप लोगों ने ये वीडियो देखी है और आप लोगों का ये क्वेश्चन सही गया। ठीक है, चलिए, बसीय अम्लों के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न साबुन की प्रकृति कैसे होती है। मान लीजिए साथियों, आप बसीय अम्ल ले लीजिए, तो जैसे ही आप बसीय अम्ल लेंगे उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का आप सूत्र क्या होता है, NaOH। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा क्षार हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा हमारा, अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा। आपको पता है अम्ल का पीएच मान कैसा होता है भाई, अम्लों का पीएच मान कैसे कितना होता है, अम्लों का पीएच मान होता है 7 से कम। और क्षारों का पीएच मान कैसा होता है, क्षारों का पीएच मान होता है 7 से अधिक। कितना होता है भाई, 7 से अधिक होता है, आपको पता है। और आपको ये भी पता है उदासीन तत्वों का जो परमाणु होता है, उदासीन तत्वों का जो क्या बोलते हैं पीएच मान होता है, वो कितना होता है, 7 होता है। भाई जो उदासीन होंगे हमारे, उनका पीएच मान कितना होगा, 7 होगा। ठीक है, तो ये आप बात ध्यान रखेंगे। तो बसीय अम्लों के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न साबुन की प्रकृति कैसी होती है, कठोर होती है। कैसी होती है, कठोर होती है। तो ये ए ऑप्शन था और काफी लोगों का ये क्वेश्चन सही गया होगा, क्योंकि ये पूछा गया है और मैंने प्रीवियस ईयर क्लास में ये क्वेश्चन करा भी दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6, बायोडीजल कैसे तैयार किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे साथियों, ये जो बायोडीजल है ये एक प्रकार का क्या है, ये हमारा एक प्रकार का ईंधन है। क्या है साथियों, ये ईंधन है। तो ध्यान रखेंगे बायोडीजल कैसे तैयार किया जाता है। तो जब बायोडीजल हमारा ये नाम का एक ईंधन है, तो इसको तैयार करने के लिए वनस्पति पदार्थ या कुछ खाद्य पदार्थ और साथ ही साथ में क्या है, जेट्रोफा
के जो तेल निकाला जाता है किसका भाई, इसमें क्या है, कैसे तैयार किया जाता है, तैयार। तो तैयार करने के लिए आपको क्या है, एक तो आपको जेट्रोफा का तेल, किसका भाई, जेट्रोफा का तेल, भाई जेट्रोफा का तेल मिलाया जाता है, ठीक है। साथ ही साथ दूसरा जो इंपॉर्टेंट है सोयाबीन, ठीक है, जो सोयाबीन है उसके बीजों का तेल निकाला जाता है, सोयाबीन का तेल, क्या लिखेंगे, सोयाबीन का तेल, सोयाबीन का तेल, ये मुख्य हैं, सोयाबीन का तेल ये मुख्य हैं। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट है भाई, हमें क्या है, देखो ऑप्शन से चलेंगे, तो ऑप्शन से चलेंगे। अब ऑल ऑफ दीज दे रखा है, जेट्रोफा, हमें पता है कि भाई इसका तो तेल जेट्रोफा का तो बिल्कुल फिक्स है, मतलब ये तो 18% होता है। ये जब बायोडीजल बनाया जाता है तो उसमें इसकी मात्रा 18% होती है, और सबसे ज़्यादा मात्रा जो होती है सोयाबीन के तेलों की होती है, सोयाबीन के बीज के तेल की होती है। तो जब दो ऑप्शन करेक्ट हैं तो इसका मतलब ऑल ऑफ दीज लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये करंज भी सही करना पड़ेगा। तो ध्यान रखेंगे आप, करंज भी क्या होता है, करंज का तेल भी हमारा क्या है, इसमें शामिल होता है। तो बहुत सारे कुछ और पदार्थ हैं जिनसे मिलकर हम बायोडीजल यानी कि ईंधन तैयार करते हैं, लेकिन ये क्या है, ये सारे के सारे मुख्य हैं। तो इसलिए ध्यान रख लेना, जेट्रोफा का तेल और करंज का तेल और सोयाबीन का तेल मिलाकर हमारा बायोडीजल तैयार किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है अगर बल्ब फिलामेंट में प्रतिरोध 1200 ओम है तो 220 वोल्ट स्रोत के से इलेक्ट्रिक बल्ब से कितनी धारा प्रवाहित होगी। मान लीजिए ये कोई क्या है, हमारे पास फिलामेंट है, मान लीजिए हमने, और इसे हमने क्या जोड़ दिया, किसी बैटरी स्रोत से जोड़ दिया। हमने क्या है भाई, बैटरी स्रोत से जोड़ दिया है। ये हमारा क्या है, ये प्रतिरोध है, और इसका मान कितना दे रखा है, 1200 ओम दे रखा है, ठीक है। नहीं, ये हमने एक बैटरी जोड़ दी है, ये कितना है, 220 वोल्ट, भाई 220 वोल्ट, ये ध्यान रखेंगे, ये कितना है हमारा, 220 वोल्ट, 220 वोल्ट, ये हमारा क्या है, विभवांतर है, ये हमारा जो है सोर्स है। तो पूछा गया है कि इसमें जो करंट होगी वो आई, उसका मान क्या होगा, इसमें जो करंट प्रवाहित हो रही होगी उसका मान क्या हो जाएगा, क्या होगा, ये पूछा है हमसे। आप जानते हैं ओम का नियम क्या होता है, B बराबर आई आर। अगर हम करंट निकालेंगे तो I बराबर हो जाएगा B/R, और आपको पता है B का मान कितना है, 220, R का मान कितना है, 1200, ठीक है। नहीं, तो ये एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, और जब एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा फिर इसको हम 2 से काट देंगे, तो 2 ही करना 2, 2 ही करना 2, और ये हो जाएगा कितना, 60 बार। तो जैसे ही आप निकालेंगे 60 बार चला जाएगा, तो हम निकालेंगे क्या हो जाएगा, 11/60। तो हम इसको सॉल्व करेंगे 11/60 को, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगा कर जीरो बढ़ा लेंगे, और जैसे ही पॉइंट लगा कर जीरो बढ़ाएंगे हम, तो कितना हो जाएगा, 60 करना 60 और 60 दूनी 20 क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे, तो कितना बचेगा, 50, पॉइंट लगा हुआ है 500 हो जाएगा, 6 अट्ठे 48, यानी कि आंसर आ जाएगा हमारा 0.18 एम्पियर, 0.18 एम्पियर। तो 0.18 एम्पियर तो क्या हो जाएगा, 0.81 एम्पियर, यानी कि बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो, अगर रेलवे में आपको नौकरी लेनी है तो मेरी बात पूरी ध्यान से सुनना, साइंस बहुत ज़रूरी है। आप चैप्टर वाइज भी पढ़िए, चैप्टर वाइज मैं ऑलरेडी पढ़ा रहा हूं आपको, आप जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, और मैं प्रैक्टिस सेट भी करा रहा हूं, डेली आपको प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं 25 क्वेश्चन, ताकि आपको ये पता चलता रहे कि आपके किस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपके कितने कितने मार्क्स आ रहे हैं। जब तक रेलवे की आपके एग्जाम की डेट नहीं आ जाती है तब तक आप सीधे सीधे इन प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते रहिए। जैसे कोई क्वेश्चन लगे आपको कि मैं उसका चीरा फाड़ी करा रहा हूँ, तो उसको एक एक्स्ट्रा नोटबुक बनाइए, उसमें क्वेश्चन भी उतारिए, उसका फिर आंसर भी लगाइए, और उसके जो कुछ मैं फैक्ट बताता हूं उनको भी नोट करिए। इससे क्या होता है, दिमाग आपका क्या है, खुल जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या कहता है, कहता है विद्युत वाहक बल का मान बराबर होता है E बराबर Q/T के, E बराबर W/Q के, C बराबर E/Q के, या E बराबर P/Q के। आपको पता होना चाहिए कि जब हम किसी
जब हम किसी बाह्य वस्तु को या कोई मान लो किसी बाह्य वस्तु को जब किसी हम विद्युत क्षेत्र में, किसमें भाई, विद्युत क्षेत्र में लाते हैं जो कि अनंत पर रखी हुई है, तो अनंत से किसी बंद परिपथ या बिंदु विद्युत क्षेत्र में लाते हैं तो उस पर किया गया कार्य जो होता है वो हमारा क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, विद्युत वाहक बल कहलाता है। मेरी बात समझने की कोशिश करना। ये क्या है हमारा, ये हमारा क्या है, ये बंद परिपथ है। क्या है भाई हमारा, ये बंद परिपथ है। क्या है, बंद परिपथ है। क्या है हमारा, ये बंद परिपथ, यानी कि ये क्या है भाई, विद्युत क्षेत्र है। क्या है भाई, ये विद्युत क्षेत्र है। मेरी बात ध्यान से समझना। और जब ये विद्युत क्षेत्र है तो आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, मान लीजिए कोई ये वस्तु रखी है, कोई वस्तु है और ये कहाँ पे रखी हुई है, अनंत पे रखी हुई है। किस पे रखी हुई है भाई, ये अनंत पे रखी हुई है। जब कोई वस्तु अनंत पे रखी हुई है और उस वस्तु को कहाँ है भाई, इस विद्युत के क्षेत्र में लाना चाहते हैं, तो उसमें जो किया गया कार्य होगा, और एकांक ले लेंगे, यानी कि Q बराबर क्या होगा, 1 होगा। यानी कि किसी एकांक आवेश की वस्तु को, विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया जो कार्य है वो क्या होता है, हमारा जो किया गया कार्य है वही हमारा क्या कहलाता है, विद्युत वाहक बल कहलाता है। वही हमारा विद्युत वाहक बल। और इस विद्युत वाहक बल को हम किससे डिनोट करते हैं, E बराबर W अपॉन Q, E बराबर W अपॉन Q। ध्यान रखेंगे, ये हमारा सूत्र क्या होता है, विद्युत वाहक बल का सूत्र होता है। यानी कि अगर Q बराबर अगर हम 1 मान लें, तो आपको पता हो जाएगा E बराबर क्या हो जाएगा, W हो जाएगा। तो यहीं से हमारी परिभाषा निकलती है कि एकांक आवेश को जो अनंत पे रखा हुआ है उसको विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया जो कार्य है वही हमारा क्या कहलाएगा, वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा। वही क्या कहलाएगा, हमारा वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा। ध्यान रखेंगे, ये क्या है हमारे पास, ये कार्य है, और ये क्या है हमारे पास, आवेश। ये क्या है हमारे पास, आवेश है, और ये क्या है हमारे पास, वैद्युत वाहक बल। यानी कि इसको क्या बोलेंगे हम, वैद्युत वाहक बल। क्या बोलेंगे, वैद्युत वाहक बल। ठीक है, इसका मात्रक ध्यान रखेंगे, इसका मात्रक हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, इसका मात्रक हो जाएगा हमारे पास, ध्यान रखेंगे, जूल प्रति कूलाम। क्या हो जाएगा भाई, जूल प्रति कूलाम। तो वैद्युत क्षेत्र का मात्रक भी ध्यान रखेंगे, जूल प्रति कूलाम, और उसका फॉर्मूला भी याद रखेंगे, E बराबर W अपॉन Q, क्योंकि यहाँ से क्या है, न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि E बराबर W अपॉन Q। तो सभी लोग ध्यान रखेंगे, क्या होता है हमारा वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला, E बराबर W अपॉन Q। सभी का ये ऑप्शन सही था। ये ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, एक गोलाकार दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या r है तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी, r/2 या 2r या 3r या r। जल्दी से मुझे इसका आंसर आप लोग दीजिए। तो उम्मीद करता हूं आपका आंसर सही हो गया होगा। देखो, मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक होता है हमारा अवतल दर्पण। क्या होता है भाई, अवतल दर्पण, क्योंकि ये भाई गोलीय दर्पण की बात हुई है, यानी कि गोलाकार। स्फेरिकल मिरर, तो जो स्फेरिकल मिरर होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है हमारा अवतल दर्पण और एक होता है हमारा उत्तल दर्पण। एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है हमारा उत्तल दर्पण। मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये हमने क्या ले लिया, आधा पार्ट कट कर लिया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस पे आपने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया, ठीक है। ये हमारा क्या आता है, ये फोकस होता है। ये क्या होती है हमारी वक्रता केंद्र होता है, और यहाँ पे क्या होता है हमारा अनंत होता है, और इसको क्या बोलते हैं हम, P बोलते हैं, ठीक है। और इसको क्या नाम देते हैं, इसको नाम देते हैं हम मुख्य अक्ष। ध्यान से सुनना, तो मुख्य अक्ष। तो आपको पता होना चाहिए, ये वाली जो डिस्टेंस होती है, ये क्या होती है हमारी, F होती है। इसको बोलते हैं हम फोकस दूरी, यानी कि पोल से लेकर, ध्रुव से लेकर फोकस तक के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं। लेकिन ये वाली जो दूरी होती है, ये होती है कैपिटल R, इसको हम क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। तो आपसे पूछा है कि एक गोलाकार दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या R है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो ये फोकस दूरी जो होती है ना,
इसकी दोगुनी होती है। इसकी दोगुनी क्या होती है? हमारी वक्रता त्रिज्या होती है। और लेकिन अगर वक्रता त्रिज्या दे रखी है तो हमारी फोकस दूरी क्या हो जाएगी? वक्रता त्रिज्या की आधी होगी। यानी कि आपको पता होना चाहिए r बराबर होता है 2f, r बराबर होता है 2f। तो यहां से अगर f का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? r/2, r/2। तो हमारे पास पता होना चाहिए ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा सही हो जाएगा। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा सही हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, अगर हम बात करें साथियों यही, अगर हम बात करें किसकी? उत्तल दर्पण की, तो उत्तल दर्पण कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है, ये होता है उत्तल दर्पण। और यहाँ पे क्या है? इसके इस साइड में पॉलिश होती है, जो अंदरी भाग होता है इसमें क्या होती है? पॉलिश होती है, इस पे पॉलिश होती है। और जैसे ही हमारा इस पे क्या है? प्रकाश पड़ता है, जैसे इस पे हमारा प्रकाश पड़ता है तो ये क्या करता है? प्रकाश को क्या करता है? ये फैला देता है। ये क्या करता है? फैला देता है। ये क्या करता है? फैला देता है। ये क्या कर देता है? फैला देता है, ठीक है नहीं? तो ध्यान रखेंगे। तो ये क्या हो जाएगी? हमारी फोकस दूरी। ये क्या हो जाएगा? वक्रता केंद्र। और ये क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा, ठीक है। और वैसे इधर हमारा क्या हो जाएगा? तो इसके जो है ना फोकस दूरी इधर होती है और वक्रता केंद्र यहाँ होता है और अनंत क्या होता है? यहाँ होता है। तो इसके क्या है? इस साइड में हमारे क्या है? फोकस दूरी, और ये नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं? मैं कहना ये चाह रहा हूं, ये जो है प्रकाश को क्या करता है? ये प्रकाश को क्या करता है? ये प्रकाश को सिकोड़ता है। क्या करता है? सिकोड़ता है, सिकोड़ता है। ये प्रकाश को क्या करता है? सिकोड़ता है। और ये प्रकाश को क्या करता है? ये फैलाता है। ये प्रकाश को फैलाता है। क्या करता है? फैलाता है। ये बात ध्यान रखेंगे। और एक बात और ध्यान रखेंगे, फोकस दूरी, देखो ये वाली जो इधर वाली जितनी भी वैल्यूज होती हैं हमारी, वो पॉजिटिव होती हैं, और इधर वाली वैल्यूज जो होती हैं वो निगेटिव होती हैं। इसके लिए भी इधर वाली वैल्यूज क्या होती हैं? पॉजिटिव होती हैं, और इधर वाली वैल्यूज क्या होती हैं? हमारी निगेटिव होती हैं। आपको पता है वस्तु हमारा हमेशा हमारी इस साइड रखी जाती है, वस्तु इसमें भी हमारी क्या है? इस साइड रखी जाती है। जब वस्तु इस साइड रखी जाती है तो u का मान हमेशा क्या होता है? निगेटिव होता है। ध्यान रखेंगे, u का मान हमेशा निगेटिव होती है। लेकिन बात आती है किसकी? फोकस दूरी की। तो इधर क्या है? फोकस दूरी हमारी इधर रहती है। तो इसलिए उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी क्या होती है? f का मान निगेटिव होता है। लेकिन इसकी फोकस दूरी इधर रहती है, तो इसके लिए जो फोकस दूरी है वो कैसी रहती है? पॉजिटिव रहती है हमेशा। और जब u का मान और b का मान आपको पता होता है तो आपको क्या है? आप निकाल दोगे डायरेक्ट, क्या निकाल दोगे? b का मान भी निकाल दोगे। उसी से पता चल जाएगा आपका लेंस उत्तल है, अवतल है, कहाँ वस्तु है, कहाँ इमेज बन रही है, ठीक है। साथ ही साथ आप ये भी ध्यान रखेंगे, m का मान यानी कि जो आवर्धन क्षमता होती है दर्पण की क्या होती है? -b/u। या आप ये भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? हाइट ऑफ इमेज तथा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इनका जो अनुपात है वो क्या कहलाता है? आवर्धन क्षमता कहलाता है। और इसका एक सूत्र भी होता है, वो भी ध्यान रखेंगे। दर्पण का सूत्र 1/f बराबर 1/b प्लस के 1/u। यहां से आप न्यूमेरिकल कर लोगे। तो आपको पता होना चाहिए कि आवर्धन क्षमता का सूत्र जो होता है -b/u होता है, या हाइट ऑफ इमेज या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो उनके अनुपात को भी हम आवर्धन क्षमता कहते हैं। और ये हमारा सूत्र होता है 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। ये किसका सूत्र होता है? ये इसके दर्पण का सूत्र होता है। जब कभी f का मान और b का मान दे रखा होगा तो आप u का मान निकाल दोगे। तो हमारा क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10। तो इसका आंसर दीजिए और पढ़िए। देखो, मैदान की अपेक्षा रेगिस्तान में रात अधिक ठंडी होती है क्योंकि वहां वायुमंडल में धूल के कण नहीं होते हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं भाई। बालू जितनी जल्दी गर्म होती है उतनी जल्दी ठंडी भी होती है, ऐसा तो हमने देखा है। पेड़ पौधे नहीं पाए जाते हैं, भाई रेगिस्तान में पेड़ पौधे नहीं पाए जाते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैदान में रेगिस्तान की रातें अधिक ठंडी हो जाएंगी। इसका मतलब तो ये हुआ कि जहां पेड़ पौधे होंगे वहीं की रातें ठंडी होंगी, बाकी जगह क्या होंगी? गर्म होंगी। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये कोई मैटर नहीं करता है। रात में वर्षा होती है, ठीक है, तो रात में वर्षा होती है, इसलिए क्या रेगिस्तान में रात अधिक मतलब ठंडी होती है? अगर रातों में वर्षा होती तो ये कहावत कब कही जाती कि भाई रेगिस्तान में वर्षा नहीं होती है, ये रेगिस्तान में सूखा रहता है।
ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, सही उत्तर हो जाएगा। बालू जितनी जल्दी, बालू का मतलब क्या है, रेत। रेगिस्तान में क्या पाया जाता है, रेत। रेत जितनी जल्दी गर्म होता है उतनी जल्दी वो क्या है, ठंडा भी होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी। ये ध्यान रखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, परेशान करने वाला था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 11 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। इनमें से कौन सी एक रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है, यानी कि कह रहा है कि रासायनिक परिवर्तन निम्न में से कौन सा नहीं है। क्या अपघटन रासायनिक परिवर्तन है, जी हाँ। अपघटन जब भी होता है वो केमिकल रिएक्शन होती है तो वो हमारा रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। ऑक्सीकरण हमारा क्या है भाई, रासायनिक परिवर्तन है, जी हाँ बिल्कुल सही बात है सर जी, हमने ऑक्सीकरण पढ़ा और केमिस्ट्री में पढ़ा, तो ये रासायनिक परिवर्तन होगा, बिल्कुल सही बात है। गुरुत्वाकर्षण नहीं, ये हमारा भौतिक परिवर्तन है। कैसा है भाई, ये भौतिक परिवर्तन है। हाइड्रोलिसिस ये रासायनिक परिवर्तन है। तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा सी उत्तर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मेरी बात को ध्यान रखना, रासायनिक परावर्तन, रासायनिक परावर्तन मैं कुछ बता देता हूं, रासायनिक परावर्तन, ठीक है। और इधर ध्यान रख लेंगे भौतिक परावर्तन, क्या ध्यान रखेंगे, भौतिक परावर्तन, भौतिक परिवर्तन, परावर्तन, परावर्तन नहीं है परिवर्तन है, ठीक है ध्यान रखेंगे। क्या है ये, परावर्तन नहीं है, ये क्या है साथियों, क्योंकि मैंने फिजिक्स पढ़ाया ना तो परावर्तन रट गया, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। क्या है ये, परिवर्तन, ठीक है। तो क्योंकि परावर्तन रट गया था मेरे दिमाग में तो इसलिए मैं बोल गया ये परावर्तन। क्या है ये, परिवर्तन। तो आपने देखा होगा भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, ठीक है भाई। रासायनिक परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जिनको हम क्या करते हैं भाई, वापस उनको हम क्या करते हैं, वापस उनको हम क्या है, वापस रूप में ले आए, नहीं ले आए। तो जब वापस किसी चीज़ को हम वापस नहीं ला सकते, जैसे मान लीजिए मोमबत्ती है, मोमबत्ती का जलना और पिघलना बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। मोमबत्ती का जो जलना है ना, मोमबत्ती का जलना वो हमारा रासायनिक परिवर्तन है। सबसे पहले ध्यान रखेंगे जो पूछा जाता है, मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना, ये मोमबत्ती का जो जलना है ये कैसा परिवर्तन है हमारा, ये रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन अगर बात करें हम मोमबत्ती का कैसा भाई, मोमबत्ती का पिघलना, मोमबत्ती का पिघलना, मोमबत्ती का पिघलना, ठीक है, नहीं पिघलना। तो मोमबत्ती का जो पिघलना है वो हमारा कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। आपने देखा होगा लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, ये कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। पटाखे फूटना, पटाखे का फटना, भाई पटाखा एक बार फट गया तो उसको बारूद में कन्वर्ट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। आप मान लीजिए आपका दूध है और उससे आपने दही बना लिया, क्या बना लिया, दही बना लिया। जब आपने दूध से दही बना लिया तो क्या आप उस दही को दूध में कन्वर्ट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो सर जी, आप नहीं कर सकते। मोमबत्ती को एक बार जल गई तो उसको हम मोमबत्ती नहीं बना सकते, लोहे पर जंग लग गई तो वापस में उसको हम लोहे नहीं बना सकते। अगर पटाखा एक बार फट गया तो उसको वापस हम बारूद में नहीं कन्वर्ट कर सकते। दूध से अगर दही बन गया तो आप वापस उसको नहीं चेंज कर सकते हो। मेरी बात समझ आ रही है। तो ये सारे के सारे हमारे कैसे परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन एक बात, मेरी बात को ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना, अगर आपने क्या है पानी को क्या कर दिया भाई, पानी को जमा लिया, पानी को जमाना कैसा परिवर्तन है, ये भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। जब पानी आपने जमाया यानी कि उसको बर्फ जमा लिया और बर्फ को जैसे ही आप खुला छोड़ दोगे बाद में तो फिर से क्या हो जाएगा, पानी बन जाएगा। इसी प्रकार दूसरा लिख लेंगे मिट्टी का पानी में घुलना, मिट्टी का पानी में घुलना। उसी के साथ लिख लेंगे बर्फ का पिघलना, क्या लिखेंगे साथियों, बर्फ का पिघलना। तो ये भी हमारा किसका एग्जाम्पल है, ये हमारा भौतिक परावर्तन। तो ध्यान रखेंगे मेरे साथियों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन, लोहे पर जंग लगना रासायनिक परिवर्तन, पटाखे का फटना रासायनिक परिवर्तन, दूध से दही बनना रासायनिक परिवर्तन, मोमबत्ती का पिघलना
भौतिक परिवर्तन, पानी का जमना भौतिक परावर्तन, मिट्टी का पानी में घुलना भौतिक परावर्तन, बर्फ का पिघलना भौतिक परिवर्तन। क्योंकि इन सारी सिचुएशन में जब एक बार हो जाती हैं तो ये सारी की सारी सिचुएशन आप वापस ला सकते हो, लेकिन इन सिचुएशन को वापस नहीं ला सकते हो। आम का पकना, आम पक गया एक बार, आप वापस उसको कच्चा नहीं कर सकते। आम एक बार पक गया तो ये कैसा परिवर्तन हो गया हमारा, ये परिवर्तन हो गया हमारा रासायनिक परिवर्तन। तो लिख लेंगे आम का पकना, किसका भाई, आम का पकना, आम का पकना यानी कि फलों का पकना, आम का पकना, आम का पकना। तो ये भी हमारा किसका हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। तो इसका ऑप्शन क्या था, सी ऑप्शन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो साथियों उम्मीद करता हूं आपको ये 11वां जो क्वेश्चन था ये भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जो आपका 11वां क्वेश्चन था ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। किसी ऐसे तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसमें 2 वोल्ट का संभावित विभवांतर लागू किया जाता है। तो तार के माध्यम से करंट का प्रवाह 1 एम्पियर है, तो प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। मान लो कोई ये तार है, ये क्या भाई हमारा तार है, और इसका जो प्रतिरोध है ये, ठीक है। अब इसमें क्या है, करंट फ्लो हो रही है भाई, ये क्या है हमारा ओम यानी कि प्रतिरोध हो जाएगा, और इसमें क्या है, करंट फ्लो हो रही है आई, ठीक है। और इसमें जो वोल्टेज है हमारा वो क्या है, वोल्टेज वो कितना है 2 वोल्ट, कितना है भाई 2 वोल्ट। तो आपको मैंने अभी बताया था, आज के ही प्रैक्टिस सेट में 2 क्वेश्चन आ गए हैं। कौन से आ गए हैं, आई का मान आपसे पूछा है, तो जो आर का मान आपसे क्या है भाई पूछा है, और ये कितना दे रखा है 2 वोल्ट, और आई का मान कितना है 1 एम्पियर। तो आप जानते हैं, क्या जानते हैं, बी बराबर क्या होता है आई इंटू आर। तो आपसे यहाँ से क्या पूछा है, आपसे पूछा है आर का मान, तो आर का मान क्या हो जाएगा बी अपॉन आई हो जाएगा, और बी का मान कितना है 2, और 2 को जब आई का मान कितना है 1, और जब 2 को 1 से भाग करोगे तो कितना हो जाएगा 2 ओम, यानी कि 2 ओम क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा इसका, 2 ओम क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो ये ओम के नियम पे आधारित था। ओम का नियम समझ लो रेलवे एग्जाम में भर भर के पूछा जाता है। अगर आप रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो समझ लो क्या है, ओम का नियम भर भर के पूछा जाता है। तो पूरे आप डंडे हथियार लेके तैयार रहना है ओम के नियम के प्रति। ओम का नियम जब भी आए आपको तुरंत मार देना है। बात समझ में आ रही नहीं, एक डायोप्टर बराबर होता है, एक डायोप्टर किसके बराबर होता है साथियों, डायोप्टर जो है ना ये लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। क्या होता है, लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। तो आपने सुना होगा लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, P से। P बराबर होता है 1/f, P बराबर क्या होता है 1/f। यहाँ पे P क्या होती है हमारी, P होती है क्षमता, क्या होती है क्षमता, या इसको हम ये भी बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं भाई शक्ति भी बोल देते हैं इसको, ठीक है। और जो हमारी F होती है ये क्या होती है हमारी फोकस दूरी होती है, क्या होती है भाई ये फोकस दूरी होती है। तो फोकस दूरी होती है, और दूरी किस में नापते हैं हम, ये आपको पता है बहुत अच्छे से, दूरी किस में नापते हैं मीटर में नापते हैं, किस में नापते हैं मीटर में नापते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि P बराबर जब 1/f होता है तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मात्रा क्या हो जाएगा 1/मीटर, और जब मीटर को हम ऊपर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा मीटर इनवर्स, क्या हो जाएगा मीटर इनवर्स, क्या हो जाएगा मीटर इनवर्स। तो क्या हो जाएगा मीटर इनवर्स, क्या ये हो जाएगा एमएम, ये तो सर जी गलत हो जाएगा। क्या डेसीमीटर, ये भी नहीं। क्या सेंटीमीटर, नहीं। क्या हो जाएगा मीटर इनवर्स, ठीक है नहीं। तो मीटर इनवर्स यानी कि बी उत्तर क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 14 क्वेश्चन हमसे क्या कहता है और इसका आंसर आप हमें दीजिए, जल्दी से दीजिए, आसान क्वेश्चन है ये। धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों बनाए जाते हैं। भाई आपने देखा होगा लकड़ी क्या होती है, विद्युत की कुचालक होती है। भाई आपने देखा होगा कोई भी हम जब इलेक्ट्रिकल वर्क करते हैं तो जो हमारे हैंडल्स होते हैं वो हमारे क्या है इंसुलेशन कर दिए जाते हैं, उन पे इंसुलेशंस,
ताकि करंट ना लग सके हमें। तो उसी प्रकार से जो हमारी चायदानियाँ होती हैं, जो चायदानियाँ मतलब समझ रहे हो नहीं, वो या तो प्लास्टिक की इंसुलेशन की होती हैं या लकड़ी की होती हैं, क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। यानी कि क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। इनमें करंट का प्रवाह नहीं होता है। ये ऊष्मा के भी कुचालक होते हैं, इनमें ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है। और जब ऊष्मा आदान प्रदान नहीं होगा तो हमें चाय बनाते समय क्या है, गर्म नहीं लगेगा और हमारा हाथ नहीं जलेगा। तो इसलिए क्या है, लकड़ी क्या होती है, हमारी ऊष्मा की कुचालक होती है। यानी कि ऊष्मा जो है लकड़ी में गमन नहीं कर सकती है। अतः लकड़ी हमें का जो हैंडल है वो ठंडा महसूस होगा और चाय का जो बर्तन है वो गर्म होगा और चाय बनती रहेगी। हम आसानी से उसको घुमाते रहेंगे और चाय कर भी लेंगे कप में और उसके बाद पी भी लेंगे। ठीक है नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। लकड़ी ऊष्मा की क्या होती है, कुचालक होती है। ये सब लोग जानते हैं, कोई ज़्यादा बताने वाला क्वेश्चन नहीं था। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस OH या कार्बन डाइऑक्साइड प्लस के जल या कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस के जल या कार्बन डाइऑक्साइड प्लस के OH। तो देखो, कभी भी आप हाइड्रोकार्बन्स, जब हाइड्रोकार्बन्स का आप पूर्ण दहन कराते हैं, आप कोई भी हाइड्रोकार्बन ले लीजिए, जैसे ही आप हाइड्रोकार्बन्स का वायु की उपस्थिति में आप रिएक्शन कराते हैं या पूर्ण दहन कराते हैं, यानी कि हाइड्रोकार्बन का वायु की उपस्थिति में जब आप पूर्ण दहन कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। किसका होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जल का होता है। मान लीजिए मैंने एक हाइड्रोकार्बन ले लिया, हाइड्रोकार्बन, मैंने एक हाइड्रोकार्बन ले लिया और मैंने हाइड्रोकार्बन क्या ले लिया भाई, CH4 ले लिया। मीथेन के बारे में आप सब लोग जानते हो। जैसे ही मैंने एक हाइड्रोकार्बन लिया, CH4 लिया, मैंने ये CH4 ले लिया और जैसे ही CH4 लिया, इसकी क्रिया मैंने किससे करा दी, ऑक्सीजन से। ठीक है, और जैसे ही ऑक्सीजन से कराऊंगा तो मेरा क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा और क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा, H2O। तो इसके क्या है, हम 2 अणु ले लेंगे। अगर इसको हम संतुलित करेंगे तो इसके हम क्या ले लेंगे, 2 अणु ले लेंगे। तो क्या हो जाएगी, हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी तरह क्या हो जाएगी, संतुलित हो जाएगी। तो इधर भी हम 2 से गुणा कर देंगे। तो आपको हमें क्या चाहिए था, हमें यही तो चाहिए था कि जब हम हाइड्रोकार्बन्स, यानी कि हमने हाइड्रोकार्बन्स ले लिया और हमने जल ले ली, वायु ले ली। तो हाइड्रोकार्बन्स की जब भी हम वायु की उपस्थिति में रिएक्शन कराते हैं तो हमेशा क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, ठीक है। आप इसको रिएक्शन को लिख भी लेना और इस क्वेश्चन को नोट भी कर लेना, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ही हमारा ये क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांत के निर्माण में मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है। आपको पता है, आपकी जो हड्डियां होती हैं, जो अस्थियां होती हैं, उनमें कैल्शियम बहुत ज्यादा होता है, फास्फोरस भी होता है, ठीक है, आयोडीन यानी कि फ्लोरीन तो होता है। तो सबसे ज्यादा कैल्शियम होता है, फिर उससे कम फास्फोरस होता है, सबसे कम क्या होता है, फ्लोरीन होता है, लेकिन आयोडीन नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये बच्चा जानता है क्या हमारे दांत में होता है, हमारी हड्डियों में क्या होता है, क्या नहीं होता है, ठीक है नहीं। किस यंत्र का काम डायनामो के कार्य का उल्टा होता है। जो वर्क डायनामो करता है उसके अपोजिट किस यंत्र का कार्य होता है। क्या ट्रांसफार्मर का काम होता है, क्या मोटर का होता है, क्या रेफ्रिजरेटर का काम होता है, क्या जनरेटर का काम होता है। तो आपको पता होना चाहिए, जो हमारा डायनामो होता है ये एक प्रकार का क्या होता है, ये जनरेटर होता है। कैसा क्या होता है भाई, ये जनरेटर होता है। तो आपको पता होता है क्या होता है भाई, यांत्रिक ऊर्जा को, किसको भाई, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन कन्वर्ट करता है। आपको पता होना चाहिए कौन कन्वर्ट करता है, डायनामो करता है। क्या करता है भाई, डायनामो करता है, या आप ये कह सकते हैं कि भाई जनरेटर करता है। क्या करता है, जनरेटर। जब आप जनरेटर को घुमाते हैं, यांत्रिक ऊर्जा देते हो, जैसे ही वो घूमता है फिर क्या होता है, वो स्टार्ट हो जाता है और घूमने लगता है, फिर भी हमारा क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने लगता है। अगर बात करें हम किसकी, कि भाई विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा को किसमें भाई, यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक
ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं साथियों, क्या कहते हैं भाई, मोटर कहते हैं, मोटर कहते हैं। भाई आपके घरों में पंखा है, पंखे में क्या लगी हुई है, मोटर लगी हुई है। जब पंखे में मोटर लगी हुई है तो पंखे को हम क्या देते हैं, विद्युत ऊर्जा देते हैं, और जब हम विद्युत ऊर्जा देते हैं तो वो घूमने लगता है, तो वो कौन सी ऊर्जा आ जाती है उसके अंदर, यांत्रिक ऊर्जा आती है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो क्या हो जाएगा, डायनामो का उल्टा होता है। भाई डायनामो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। और डायनामो का उल्टा क्या हो जाएगा, हमारा मोटर हो जाएगा। तो मोटर क्या करेगी, विद्युत ऊर्जा को किस में बदल देगी भाई, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देगी, ठीक है नहीं। तो ये एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। यानी कि जनरेटर जो है, यानी कि जनरेटर जो है वो किसका अपोजिट है, मोटर का अपोजिट हुआ, नहीं हुआ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मोटर, यानी कि बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये बात दोनों क्वेश्चनों में जो बताई है मैंने, ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, वरना आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, कौन सा बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, लकड़ी, गोबर गैस, परमाणु ऊर्जा, कोयला। तो बायोमास ऊर्जा का जो उदाहरण है, लकड़ी भी है, गोबर गैस भी है और कोयला भी है, परंतु परमाणु ऊर्जा नहीं है। तो परमाणु ऊर्जा नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो सभी लोगों का ये आंसर सही गया होगा। इसका आंसर दीजिए, बहुत आसान है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक परमाणु जिसकी परमाणु संख्या 14 है तो संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। तो ये हमारा क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए और इसका आंसर दीजिए क्या होगा। क्या 8 होगी, 2 होगी, 4 होगी, 0 होगी। भाई आपको पता होना चाहिए परमाणु संख्या कितनी है, 14। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वो क्या हो जाएगा, हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 8 4। क्या हो जाएगा, 2 8 4। तो जो बाह्यतम कोश में जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वही हमारे क्या कहलाते हैं, वही हमारी क्या होती है, संयोजकता होती है। क्या होती है साथियों, संयोजकता होती है। तो बाह्य जो हमारी कक्षा होती है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमारी संयोजकता होती है। ध्यान रखेंगे, संयोजकता कभी भी 4 से अधिक नहीं होती है। सर्वाधिक संयोजकता वाला जो तत्व है वो क्या है, हमारा कार्बन है। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। कितनी होती है, 4 होती है। तो आपको पता होना चाहिए इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। यानी कि डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा साथियों, इसका सही हो जाएगा। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन का आंसर भी पता होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रात में तारे चमकते हैं, भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रात में तारे चमकते हैं अनेक अपवर्तनों के कारण, अनेक परावर्तनों के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण, कोई मतलब ही नहीं है। बहु आसमान देवती के कारण नहीं है। एक आता है प्रकाश का परावर्तन और एक आता है प्रकाश का अपवर्तन। आपने नाम सुना होगा प्रकाश के अपवर्तनों में, आपने क्या देखा होगा भाई, टेढ़ी, भाई क्या है भाई, गिलास में पड़ी छड़ का टेढ़ा दिखाई देना। आपने एक सुना होगा मछली का तल से ऊपर तैरते दिखाई देना, ऊपर होना। भाई मछली आपको कैसी महसूस होती है, ऊपर होती है। आपने तीसरा देखा होगा बाल्टी का तल ऊपर उठा दिखाई देना। ये भी आपको बहुत अच्छे से पता होगा। और आपको ये भी पता होगा सूर्य उदय व सूर्य अस्त से 2 मिनट पहले व 2 मिनट बाद तक दिखाई देना। और साथ में क्या है भाई, तारों का
चमकना, ये किसके उदाहरण है? ये है प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण है। ये सारे के सारे जो मैंने लिखे हैं ये किसके हैं? प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण है। आपने देखा होगा गिलास में, आप कोई गिलास ले लीजिए और गिलास में पानी डाल दीजिए, उसमें जैसे ही आप कोई पेंसिल डालोगे, छड़ डालोगे तो वो आपको टेढ़ी दिखाई देगी। तो आपको पता होना चाहिए ये सारे के सारे जो मैंने एग्जाम्पल्स बताए हैं ये प्रकाश के परावर्तन के हैं। ये किसके हैं? प्रकाश के, सॉरी किसके हैं? प्रकाश के अपवर्तन के ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं, यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये सारे के सारे एग्जाम्पल कैसे होते हैं? आभासी होते हैं। ये रियल में नहीं होते हैं, एक्चुअल में ये नहीं होते हैं ये, लेकिन ये हमें क्या है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण हमें आभास होता है। हमें क्या है? पानी में पड़ी हुई कोई छड़ है वो हमें टेढ़ी दिखाई देती है। गिलास में पड़े नींबू, आप गिलास ले लीजिए कांच का और उसमें पानी डाल दीजिए और उसमें नींबू डाल दीजिए तो नींबू का आकार क्या हो जाएगा? हमें थोड़ा बड़ा दिखाई देगा। सेम ऐसे ये मछली है, आप मछली पानी में तैर रही है, आप सोचोगे उसको हाथ डाल के पकड़ लें, वो ऊपर दिखती है लेकिन वो ऊपर नहीं होती है, एक्चुअल में तली में तैर रही होती है और आप पकड़ नहीं पाते हो, मछली आगे बढ़ जाती है। बाल्टी का तल ऊपर उठा दिखाई देना, आप देखना कभी अपने घरों में ये प्रैक्टिकल करके देख सकते हो। जो बाल्टी होती है उसका तल कैसा होता है? हमारा ऊपर उठा दिखाई देता है। देख लेना बाल्टी का तल आपको ऊपर उठा दिखाई देगा। सूर्य का सूर्य उदय व सूर्य अस्त से 2 मिनट पहले व 2 मिनट बाद के दिखाई देना। साथियों ध्यान रखेंगे, सूर्य निकलने का टाइम अगर 6 बजे है तो आपको 5:58 पर सूर्य दिख जाएगा। अगर सूर्य छिपने का जो समय है 6 बजे है, 6 PM है, तो आपको क्या है? सूर्य 6:02 तक आपको दिखाई देता रहेगा। सूर्य छिप जाएगा पूरी तरीके से, लेकिन उसके बाद भी 2 मिनट तक आपको दिखाई देता रहेगा। ये जो आभास है ये किसके कारण होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। किसके? प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। और तारों का चमकना, तारों का चमकना, तारों का चमकना ये किसका भी है? ये हमारा है प्रकाश का अपवर्तन का। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए सही उत्तर हो जाएगा। अगर ये किसी को एग्जाम्पल नहीं पता है तो इनको आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना, क्योंकि ये बहुत बार बार आते हैं एग्जाम्स में, बहुत बार पूछे गए हैं और ये रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। और जब रिपीटेड क्वेश्चंस हैं तो मैंने आपको बता दिए हैं, ये नहीं पता कब किस प्रकार से रेलवे आपसे क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है? नहीं, चलिए निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया को निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हुए ठीक किया जाता है? देखो साथियों, एक होता है हमारा निकट दृष्टि, क्या होता है भाई? निकट दृष्टि, निकट दृष्टि दोष, ध्यान रखेंगे। और एक होता है हमारा दूर दृष्टि दोष। कैसा भाई? दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। एक होता है हमारा निकट दृष्टि दोष और एक होता है हमारा दूर दृष्टि दोष। तो ध्यान रखेंगे, जब भी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित कोई व्यक्ति है तो उसको किस प्रकार का लेंस लगाना होता है? निकट से लगाना होता है अवतल लेंस। क्या लगाना होता है साथियों? अवतल लेंस। आपसे कोई भी पीड़ित है, अवतल लेंस। जब कोई व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से, यानी कि निकट दृष्टि दोष का मतलब ये हुआ कि उसको निकट की वस्तु दिखती है। निकट की कैसी दिखती है? निकट की साफ दिखती है, निकट की साफ दिखती है। और दूर दृष्टि दोष में क्या होती है? दूर की साफ दिखती है, ठीक है? दूर की साफ दिखती है। तो निकट दृष्टि दोष यानी कि दूर पास की साफ दिखती है और दूर की धुंधली दिखाई देती है। तो उस दोष को हम क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और इसके उपचार के लिए हम कौन सा लेंस यूज करते हैं? अवतल लेंस यूज करते हैं। लेकिन अगर दूर दृष्टि दोष की बात करें तो उसके लिए हम करते हैं उत्तल लेंस। ध्यान रखेंगे, उत्तल लेंस। तो देखो याद करने की ट्रिक, दूर ऊ की मात्रा आ रही है ना, दूर ऊ की मात्रा आ रही है तो यहाँ पे भी ऊ आ रहा है, तो ध्यान रखेंगे दूर से उत्तल, दूर से उत्तल, दूर से उत्तल। तो उत्तल लेंस हम क्या करेंगे? यूज करेंगे दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए, ठीक है? तो इसका क्या हो जाएगा आंसर हमारा? निकट पूछा है तो निकट के लिए क्या हो जाएगा? अवतल हो जाएगा। तो अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? इसका आप आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए जल्दी से, सॉरी। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 22 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है। इससे ज़बरदस्त क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है, तो इसलिए इस पर भी क्या लगा लीजिए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, सॉरी क्या लगा लीजिए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन पे आप लगा लेंगे, क्या लगा लेंगे साथियों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेंगे। जस्तेदार लोहे की चादरें जंग से बची रहती हैं
क्योंकि उनमें निम्नलिखित की परत विद्यमान होती है। जस्तेदार जो लोहे की चादरें होती हैं उन पर किस चीज की परत चढ़ी होती है? ऑब्वियसली जिंक की चढ़ी होती है भाई। किसकी होती है? जिंक की चढ़ी होती है। तो आपको पता होना चाहिए जिंक का एक अयस्क होता है। बताओ मुझे जिंक का अयस्क क्या होता है, कमेंट बॉक्स में बता दो। तो बताओ भाई, जिंक का इसका जो एटॉमिक नंबर होता है, ध्यान रखेंगे, वो कितना होता है? 30 होता है। और ध्यान रखेंगे ये डी ब्लॉक का तत्व है। किसका भाई? डी ब्लॉक का। ये क्या है? आवर्त सारणी में डी ब्लॉक में स्थित है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसका जो अयस्क है ना, अयस्क क्या है भाई? अयस्क। ये ध्यान रखेंगे क्या है हमारा? ये है कैलामीन। क्या है? कैलामीन। ये ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, कैलामीन। ये कैलामीन बहुत बार पूछा गया है और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसका सूत्र होता है, क्या होता है भाई? ये होता है इसका जिंक कार्बोनेट। क्या बोलते हैं इसको? जिंक कार्बोनेट, यानी कि ZnCO3। जिंक कार्बोनेट को क्या बोलते हैं हम? जिंक कार्बोनेट को क्या बोलते हैं? कैलामीन बोलते हैं। और इसका क्या है? ये अयस्क है। किसका? जिंक का। आपको लोहे को सेफ रखना होता है तो लोहे पे आप क्या करते हो? जिंक की परत चढ़ा देते हो। तो जिंक की परत चढ़ा देते हो। जिंक के कुछ प्रयोग हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। जिंक के कुछ प्रयोग हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो ध्यान रखेंगे कौन से ऐसे प्रयोग हैं जो क्या है, बार बार पूछे गए हैं। एक आपने पढ़ा होगा जिंक फास्फाइड बनाने में, क्या बोलते हैं इसको? जिंक फास्फाइड। क्या बोलते हैं भाई इसको? जिंक फास्फाइड। जिंक फास्फाइड। तो जिंक फास्फाइड इसको क्या बोलते हैं? इसका प्रयोग हम करते हैं चूहे मार दवा। किस में करते हैं भाई इसका प्रयोग? हम चूहे मार दवा में। क्या करते हैं इसका प्रयोग? चूहे मार दवा में। चूहे मार दवा। चूहे मार दवा आपको बनानी है तो आप ले लीजिए जिंक ले लीजिए और P4 ले लीजिए, फास्फोरस ले लीजिए। तो जिंक और फास्फोरस का जब कॉम्बिनेशन करोगे आप तो वो क्या हो जाएगी? हमारी चूहे मार दवा बन जाएगी, जिंक फास्फाइड बन जाएगी। उसके बाद दूसरा होता है, दूसरा ध्यान रखेंगे, दूसरा है हमारा क्या है भाई? ZnS। इसको बोलते हैं हम जिंक सल्फाइड। क्या होती है ये? जिंक सल्फाइड। तीसरा आपको पता होगा क्या होगा भाई? जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड, ZnCl2। तो इसका ZnCl2 जो है इसका हम प्रयोग करते हैं लकड़ी को दीमक से बचाने के लिए। लकड़ी को दीमक से बचाने के लिए। लकड़ी को दीमक से बचाने के लिए। लकड़ी को दीमक से बचाने के लिए ध्यान रखेंगे ZnCl2 का हम प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ आप ध्यान रखेंगे किसका उपयोग करते हैं भाई? जिंक कार्बोनेट को। जिंक कार्बोनेट बनाने में आप जिंक कार्बोनेट क्या है? इसका एक मुख्य अयस्क है। और इस जिंक कार्बोनेट का जो प्रयोग करते हैं हम वो किस में करते हैं भाई? चर्म रोगों के, जो चर्म रोग होते हैं ना, चर्म रोग से पीड़ित होते हैं, तो चर्म रोगों के मल्हम बनाने में, मल्हम बनाने में। तो चर्म रोगों के जब मल्हम बनते हैं तो जो इसका कैलामीन अयस्क है जिंक कार्बोनेट, उसका हम क्या करते हैं? मल्हम बनाते हैं। किससे भाई? ZnCO3 से। ठीक है, एक ये भी ध्यान रखेंगे जिंक ऑक्साइड। क्या बोलते हैं भाई इसको? जिंक ऑक्साइड। तो इसका जो हम प्रयोग करते हैं वो किस में करते हैं भाई? कृत्रिम दांत बनाने में। जब भी आपके कृत्रिम दांत बनते हैं, जब एक प्राकृतिक दांत टूट जाते हैं तो आपको कृत्रिम दांत लगवाने की जरूरत पड़ती है। तो वो कृत्रिम दांत जो होते हैं वो किसके होते हैं? जिंक ऑक्साइड के होते हैं। ठीक है, दूसरा आप ध्यान रखेंगे इसका हम यूज करते हैं जिंक का हम किस में करते हैं? क्रीम बनाने में। ठीक है, एक और ध्यान रखेंगे, छठा इसका प्रयोग। ठीक है, छठा प्रयोग ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे? जिंक से आप क्या बनाते हो? जिंक से आप बनाते हो मिश्र धातु बनाने में। क्या बनाने में साथियों? मिश्र धातु बनाने में। मिश्र धातु। और मिश्र धातु कौन सी होती है? वो होती है पीतल। क्या होती है? पीतल। और पीतल किन चीजों का मिश्रण होता है? पिताजी। आपने नाम सुना होगा पिताजी। पी से पीतल, तै से तांबा और जैसे जिंक। तो जिंक और कॉपर का मिश्रण होता है मिश्र धातु बनाने में। तो आपको मैंने कितने सारे प्रयोग बताए? किसके?
जिंक के, देखो इसका अयस्क ध्यान रखेंगे, ये इसका मुख्य अयस्क है। जिंक फास्फाइड बनाने में, चूहे मार दवा बनाने में। जिंक सल्फाइड होता है ये, और क्या है, जिंक क्लोराइड होती है लकड़ी को दीमक से बचाने के लिए। जिंक कार्बोनेट ये कैलामीन होता है चर्म रोगों के मलयम बनाने में। और जिंक ऑक्साइड ये दांत बनाने में भी काम आता है कृत्रिम, और क्रीम बनाने में भी। और हमारा जो जिंक का प्रयोग होता है वो मिश्र धातु बनाने में भी होता है। वो क्या होता है, हमारा जिंक और कॉपर का मिश्रण होता है। तो ठीक है, नहीं ध्यान रखेंगे, काफी कुछ बता दिया। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना वीडियो को पॉज करके। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। बस 2 क्वेश्चन और शेष बचे हैं। ठीक है, नहीं बाबूजी 2 क्वेश्चन और शेष बचे हैं। इतनी देर आप लाइव बने, पूरी क्लास में बने हो तो इतनी देर और रुक जाइए 5 मिनट। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से तत्वों में कौन है जब वायु तथा अंधेरे में रखा जाता है। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा तत्व है जो वायु तथा अंधेरे में रखा जाता है तो स्वतः चमकने लगता है। तो लाल फास्फोरस, श्वेत फास्फोरस, सिंदूरी फास्फोरस, बैंगनी फास्फोरस। आपको पता होना चाहिए, मैंने पिछली क्लास में बता भी चुका हूं। अगर आपने मेरी पहली क्लास से अगर टेस्ट की देखी होंगी तो उसमें ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ये मैं पहले ऑलरेडी करा चुका हूं। तो ध्यान रखेंगे, एक होता है हमारा लाल फास्फोरस, ठीक है, एक क्या है हमारे पास, श्वेत फास्फोरस। क्या है भाई, श्वेत फास्फोरस। और एक है हमारा लाल फास्फोरस, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लाल फास्फोरस। भाई ये थोड़े से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम इसमें चर्चा कर लेंगे भाई लाल फास्फोरस क्या होता है और श्वेत फास्फोरस क्या होता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, इसका सूत्र क्या होता है, अणुसूत्र P4 होता है, और इसका अणुसूत्र क्या होता है, P2 होता है। ये बात ध्यान रखेंगे। इसकी गंध कैसी होती है, गंध कैसी होती है, लहसुन, लहसुन जैसी कैसी होती है, गंध होती है। लहसुन जैसी कैसी होती है, इसमें गंध आती है। और ये कैसा है, ये रंगहीन है। कैसा होता है, ये रंगीन होता है। भाई ये रंगीन होता है, क्यों रंगीन होता है, जैसे इसको हम खुला छोड़ देते हैं, प्रकाश में रख देते हैं तो ये पीला सा नाम ले लेता है। इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको हम क्या कहते हैं भाई, पीला फास्फोरस भी कहते हैं। क्या भाई, पीला फास्फोरस भी कहते हैं, पीला फास्फोरस भी कहते हैं, पीला फास्फोरस भी कहते हैं। ठीक है, तो लहसुन जैसी गंध होती है, रंगीन होता है, पीला फास्फोरस कहते हैं। और इसका हम प्रयोग करते हैं भाई आतिशबाजी बनाने में। आतिशबाजी आप बनाना चाहते हो तो हम किसका प्रयोग करते हैं, सफेद फास्फोरस का प्रयोग करते हैं। तो ये बात सारी आप ध्यान रखेंगे। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि इसे वायु तथा अंधेरे में रखा जाता है तो इसमें क्या है, ये स्वतः चमकने लगता है। साथियों, श्वेत फास्फोरस को जब भी वायु के संपर्क में खुला छोड़ दिया जाता है तो ये आग लगा लेता है, और जब आग लगा लेता है तो इसे बचाने के लिए इसको हम क्या करते हैं, जल में डुबा कर रखते हैं। ठीक है, नहीं तो लिखेंगे इसको क्या है भाई, हम जल में डुबा कर रखते हैं। क्या रखते हैं भाई, जल में डुबा कर रखते हैं, जल में डुबा कर रखते हैं। तो जल में डुबा कर रखते हैं, और कौन स्वतः चमकने लगता है, श्वेत फास्फोरस चमकने लगता है, जिसको हम क्या है, जल में डुबा कर रखते हैं। अब बताती है लाल फास्फोरस को, लाल फास्फोरस को आप 525 केल्विन ताप पर गर्म कर दो। किसको, श्वेत को, श्वेत फास्फोरस, इसको आप क्या कर दीजिए, 525 केल्विन ताप पर क्या कर दीजिए, गर्म कर दीजिए। और जैसे ही गर्म करोगे तो वो क्या आ जाएगा, लाल फास्फोरस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, लाल फास्फोरस आ जाएगा, लाल फास्फोरस आ जाएगा। साथियों ध्यान रखेंगे, इसका जो प्रयोग करते हैं वो क्या करते हैं भाई, माचिस बनाने में हम किसका प्रयोग करते हैं, लाल फास्फोरस का प्रयोग करते हैं। माचिस बनाने में हम चीड़ के वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग करते हैं। चीड़ के वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और बात करते हैं जो लाल लाल होता है ना, वो क्या होता है, वो जो इसमें क्या होता है भाई, 2 चीजें होती हैं इसमें। एक तो क्या होता है भाई, ध्यान रखेंगे, एक होती है लकड़ी, और एक ही क्या होती है, बत्ती। क्या होती है, बत्ती। तो ये बत्ती जो बनती है किसकी बनती है, ये बनती है पीवी प्लस पोटेशियम की, और ये बनती है चीड़ के वृक्ष की। ये बात ध्यान रखेंगे। जो लाल फास्फोरस है माचिस बनाने में प्रयोग होता है तो उसमें क्या है भाई,
Pb+K होता है और वो क्या होता है हमारा चीड़ के वृक्ष की उसमें लकड़ी होती है। तो सफ़ेद फास्फोरस ध्यान रखेंगे, लहसुन जैसी गंध आती है, ये रंगीन है, पीला फास्फोरस है, पीला फास्फोरस भी बोलते हैं क्योंकि इसको खुला छोड़ देते हैं तो पीला हो जाता है और वायु की उपस्थिति में क्या है चमकने लगता है। इसको इसलिए हम किस में रखते हैं, जल में डुबाकर इसको रखते हैं और ये आविष्कार जैसी चीज़ें बनाने में इसका क्या है प्रयोग करते हैं, किसका, सफ़ेद फास्फोरस का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सफ़ेद फास्फोरस क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 हमसे क्या कहता है, बस इसके बाद लास्ट क्वेश्चन और बचेगा। जल्दी से इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। जल्दी से है भाई, इन दोनों क्वेश्चनों के आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, जल्दी दीजिए। इसका आंसर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है, फास्जीन, हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड या मीथेन। जल्दी दीजिए। तो क्या है साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। क्या है, H2S। ये वायु प्रदूषक अकार्बनिक है, अकार्बनिक वायु प्रदूषक है जो क्या करता है, प्रदूषण फैलाता है। कौन, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। लास्ट क्वेश्चन है, एल कक्षा में रखे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। आपको पता होना चाहिए जो हमारी कक्षा होती हैं वो कितनी होती हैं। सॉरी, चल भाई तू क्यों परेशान कर रहा लास्ट में आके, अरे भाई निकल जा यार। तो इनसे भी बहुत परेशान हैं हम, ठीक है। कितनी होती है भाई, K, L, M और N, ये होती हैं K, L, M, N। भाई कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 2n² होती है। कितनी होती है भाई, 2n² होती है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, यहीं से हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 2n² होती है। आप n का मान क्या रख सकते हैं, पहली कक्षा के लिए 1, दूसरी कक्षा के लिए 2, तीसरी कक्षा के लिए 3 और चौथी कक्षा के लिए 4। जब इसमें आप रखोगे 2n² तो क्या आ जाएगा, 1 यानी कि 2 इंटू 1 का स्क्वायर, यहाँ रखेंगे 2 इंटू 2 का स्क्वायर, यहाँ रखेंगे आप 2 इंटू 3 का स्क्वायर तीसरी कक्षा के लिए, यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 4 का स्क्वायर। तो देखो ये कितना हो जाएगा, 2 का यानी कि 2 हो जाएंगे, ये 2 दूनी 4 दूनी 8 और ये कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, ये हो जाएगा 4 चौक 16, 16 दूनी 32। तो आपको बहुत अच्छे से पता चल गया होगा कि आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि एल कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। लेकिन अगर आपसे पूछता एन कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 32 हो सकते हैं। अगर आपसे पूछता एम कक्षा में कितने हो सकते हैं, 18 हो सकते हैं। अगर आपसे पूछता के में कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2 रह सकते हैं। लेकिन हमसे एल का पूछा था तो एल के कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो साथियों उम्मीद करता हूँ पूरी क्लास बहुत अच्छे से समझ में भी आई होगी। मिलेंगे नई क्लास में नए सेशन के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद साथियों। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है साथियों।